Hello everyone, welcome to the course of Public Administration for UPSC Mains as well as UGC NET. सो इन द सीरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग थिंकर के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे मेनली क्लासिकल थिंकर के बारे में। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप के अंदर आता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एक नई व्यवस्था सेटअप होती है, उसका नाम है अर्बनाइजेशन, ठीक है। और जो अर्बन सेंटर है वहाँ पर मास के अट्रैक्ट होने का मतलब वेरियस पार्ट, अर्बनाइजेशन क्या होता है, ये कंट्री के वेरियस पार्ट से, ठीक है, या वेरियस रीजन से लोग एक जगह पर कलेक्ट होते, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर क्या है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, ये ट्रेडिशनल अर्बन सेंटर है। और जो इमर्जिंग अर्बन सेंटर है वो है नोएडा, गुड़गांव, ये सब अर्बन सेंटर है, ठीक है। तो वाई देयर अर्बन सेंटर, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेटअप होता है, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्रियल सेटअप होता है इसका मेन काम होता है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, ठीक है, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करना, दैट रिक्वायर वर्कफोर्स, ठीक है। तो इन वर्कफोर्स को मैनेज करने के लिए अल्टीमेटली क्या होता है, मैनेजमेंट थ्योरी का इवोल्यूशन होता है। तो इसकी शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से, ठीक है। तो हमने डिस्कस ये किया था कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है उस समय इंडस्ट्री को मैनेज करने का जो तरीका होता है, ओके, उस तरीके को हम बोलते हैं रूल ऑफ थंब। और ये जो रूल ऑफ थंब है ये अनसाइंटिफिक तरीका है इंडस्ट्री को मैनेज करने का, ठीक है। आ रहा समझ में? तो यानी कि इंडस्ट्री जो काम करता है, ठीक है, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ थंब, क्लियर है। और ये प्रिंसिपल क्या है, अनसाइंटिफिक है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि मैनेजमेंट थ्योरी का इवोल्यूशन होता है। तो जो मैनेजमेंट थ्योरी है इसका जो इवोल्यूशन होता है वो 3 स्टेज में होता है। तो पहले स्टेज में जो इवोल्यूशन होता है मैनेजमेंट थ्योरी का, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। जो क्लासिकल थ्योरी है इसके बाद एक नए तरह की थ्योरी आती है, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक अप्रोच या डायनेमिक मैनेजमेंट थ्योरी। और इसके बाद आता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। क्लियर है? तो हम लोग क्लासिकल थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे। क्लासिकल थ्योरी में सबसे पहला जो थिंकर है उनका नाम है F.W. टेलर, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं हेनरी फयोल, और इनके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसके बाद आते हैं गुलिक एंड उर्विक, इसे भी हमने कवर कर लिया था, गुलिक एंड उर्विक। तो क्लासिकल थ्योरी में जो लास्ट थिंकर है उनका नाम है मैक्स वेबर, ठीक है। और मैक्स वेबर का एक मॉडल था, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, ठीक है। तो इवन जो आज का ब्यूरोक्रेसी है, दैट उसका जो आधार है, बेसिस है, वो क्या है आपका, मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड में ग्लोबल स्केल पे सबसे पहले जो ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी आई थी उस थ्योरी को किसने दिया था, उस थ्योरी को दिया था मैक्स वेबर ने, मैक्स वेबर। तो आज हम लोग मैक्स वेबर के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो 4 थिंकर है ये हमको मेनली पढ़ना होता है क्लासिकल थ्योरी के अंदर, क्लियर है। क्लासिकल थ्योरी क्या है, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट है, ओके। डायनेमिक थ्योरी क्या है, इट इज लिंकिंग पिन, मतलब ये लिंक करता है, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी को, ओके। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि हमारा आज का जो एजेंडा है वो ये है कि हमें डिस्कस करना है मैक्स वेबर के बारे में, ठीक है। इवन जो मैक्स वेबर है उसको हम फुली कवर आज नहीं कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो ये सिलेबस है यूपीएससी मेंस का, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। क्लासिकल थ्योरी में 2 थिंकर आते हैं, ठीक है, हेनरी फायोल, और इसके बाद दूसरा कौन है, हेनरी फायोल, और दूसरा कौन सा बताइए, गुलिक एंड उर्विक, क्लियर है। आई एम सॉरी मैं भूल गया था। इसके बाद है वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल, इट्स क्रिटिसिज्म एंड पोस्ट वेबर डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट है डायनेमिक अप्रोच, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ओके। फिर है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, साइमंस डिसीजन मेकिंग थ्योरी, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ओके। तो हम लोग बात करेंगे वेबर के ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के बारे में। तो सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है जरा देख लीजिए, ठीक है। तो हमें पढ़ना है कि मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी इज द कोर ऑफ वेबरियन थ्योरी, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी का इमरजेंस कैसे होता है, ब्यूरोक्रेसी का क्रिटिसिज्म क्या है, पोस्ट वेबरियन डेवलपमेंट क्या हो कैसे होता है, और जो पोस्ट वेबरियन स्ट्रक्चर है वो क्या क्या है। तो इस पूरे ये जो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने 5 लेक्चर में डिवाइड किया है, ओके। सो दिस चैप्टर इज सेग्रीगेटेड इन 5 लेक्चर्स।
क्लियर है? तो पहला लेक्चर क्या है देखिए जरा, फर्स्ट लेक्चर, मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी। तो थोड़ा मैक्स वेबर के बारे में जानते हैं। तो मैक्स वेबर जो है ये नाम आते ही ब्यूरोक्रेसी वर्ड आ जाता है, मतलब कि ब्यूरोक्रेसी वर्ड इज सिनोनिम्स विथ मैक्स वेबर। क्लियर है? क्योंकि मैक्स वेबर ने क्या किया था, ब्यूरोक्रेसी की थ्योरी को प्रपोज किया था। ओके, तो जो वेबर का जो मॉडल है ब्यूरोक्रेसी का, इट इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एंड सीवियरली क्रिटिसाइज, मतलब इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है बट इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो ब्यूरोक्रेसी का हर एक जो मॉडल है वो या तो वेबर के मॉडल पे डिपेंडेंट है, ठीक है, या वेबर के मॉडल के जस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी और अपोजिट है। क्लियर है? तो पहली बात तो क्या है कि वेबरियन मॉडल इज सिनोनिम्स ब्यूरोक्रेसी, मतलब ब्यूरोक्रेसी का जो सिनोनिम्स है दैट इज वेबर। वेबर इज सो पॉपुलर। ओके, और कहीं भी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का आधार क्या है, वेबर है। ठीक है, तो या तो वर्ल्ड का जो वर्ल्ड में कहीं भी ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है वो या तो मतलब वेबर से मिलता है या वेबर के जस्ट उल्टा है। एंड इट इज मोस्ट प्रेज्ड एंड मोस्ट क्रिटिसाइज्ड थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। क्लियर है? मैक्स वेबर का थोड़ा हम बायोग्राफी जान लेते हैं। तो इनका जन्म होता है 1864 में इन द फैमिली ऑफ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर। इनके पिताजी रहते हैं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, व्यापारी रहते हैं। कहाँ पर? तो जर्मनी के वेस्टर्न पार्ट में। ओके, इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग में, और इन्होंने बहुत सारा पेपर लिखा था लॉ के ऊपर। इसके अलावा इनका फोकस था सोशियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट इज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, मतलब उस सोसाइटी के अंदर जहाँ पर ये रहते थे, ठीक है, वहाँ सोशल कंडीशन कैसा था, किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट वहाँ पर हो रहा था, ठीक है, और इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके, इन तीनों पे इनका फोकस था। ओके, SPE या SEP जैसे आपको याद करना, याद कर लीजिए। लेटर ही बिकेम प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एट फिडलबर्ग यूनिवर्सिटी इन 1894, मतलब बाद में क्या होता है, ये प्रोफेसर बनते हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, कहाँ पर? तो फिडलबर्ग यूनिवर्सिटी इन 1894, एंड एक्सेप्टेड अ पोजीशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग इन 1896। ही वॉज मोर एन एकेडमिशियन देन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरिस्ट। अब आप पढ़ते हो कि पब्लिक एड में दो तरह का अप्रोच होता है, ठीक है, तो एक अप्रोच होता है एकेडमिशियन अप्रोच और एक होता है प्रैक्टिशनर अप्रोच। क्लियर है? तो ये क्या है, ये पब्लिक एड में एज एन एकेडमिशियन है, ठीक है। So he was more an academician than administrative theorist. Okay, जो कि he was professor of economics, तो बहुत सारे thinkers के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि he was political economist. Clear है? He did not study administration, इन्होंने पढ़ाई नहीं की थी administration की, लेकिन he is synonymous with bureaucracy. Okay, तो bureaucratic model का development कैसे होता है? Okay, तो वेबर डेवलप्ड हिज थ्योरी बेस्ड ऑन रिसर्च विच हैड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने स्टडी किया था सोशल फिनोमेना को। ओके, समाज का जो समाज में जो घटनाएं होती है इसको उन्होंने स्टडी किया था। ठीक है, सो ही स्टडीड सोशल फिनोमेना, यानी कि सोशल चेंज, और समाज में जो स्ट्रेटिफिकेशन है, डिवीजन है। ठीक है, क्लियर है? समाज में क्या होता है, डिवीजन होता है, वर्ग का डिवीजन होता है, जैसे हैव और हैव नॉट। तो हैव वो है जो क्या होता है, जो बर्जुआ क्लास होता है। क्लियर है? और हैव नॉट वो है जो क्या करता है, बर्जुआ क्लास के लिए काम करता है। तो बर्जुआ क्लास के द्वारा ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है ताकि हैव नॉट को एक्सप्लॉइट किया जा सके। क्लियर है? तो हैव नॉट क्या है, लेबर क्लास है। क्लियर है? और हैव कौन है, बर्जुआ, मतलब कैपिटलिस्ट क्लास है। क्लियर है? तो कैपिटलिस्ट क्या करता है, कैपिटलिस्ट ऐसे टूल्स को डेवलप करता है जिस टूल्स के द्वारा जो है, ठीक है, वो अल्टीमेटली एक्सप्लॉइट करता है हैव नॉट को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हैव और हैव नॉट, ये सोसाइटी का स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। जैसे इंडियन सोसाइटी जो होता है, भारतीय समाज, तो भारतीय समाज में जो समाज है उसका ट्रेडिशनल जो स्ट्रेटिफिकेशन किया गया है, 4 वर्णों में किया गया है। आपने पढ़ा होगा वैदिक एज के अंदर। क्लियर? इसको बोलते हैं चतुर्वर्णा थ्योरी या चतुर्वर्ग थ्योरी। ठीक है, तो क्या था वो थ्योरी था ना कि ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण का जन्म हुआ, ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय का जन्म हुआ। ठीक है, इसके बाद ब्रह्मा की जंघा से जन्म हुआ वैश्य का, और ब्रह्मा के पैरों के नीचे जो है वो कौन है, शूद्र है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था शायद। इसको कौन सा थ्योरी बोलते हैं, ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है, ऋग्वेद के 10th मंडला में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो इंडिया के अंदर क्या है, चतुर्वर्णा सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चतुर्वर्णा सिस्टम है। इसको बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब समाज का विभाजन। क्लियर है? समाज का विभाजन। तो ऐसे ही क्या था, इन्होंने स्टडी किया था जर्मनी के समाज का स्ट्रेटिफिकेशन। तो ही स्टडीड सोशल फिनोमेना दैट इज सोशल चेंज और स्ट्रेटिफिकेशन एंड द प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन स्टडीड विद द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना। ठीक है, तो इन्होंने पढ़ा कि भाई रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि चीज़ों को लॉजिकली इंटरलिंक करना, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले जैसे जब आप वैदिक एज के बारे में स्टडी करते हो हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि आप सभी को हिस्ट्री पढ़ना है इसलिए मैं हिस्ट्री का रेफरेंस ले रहा हूँ। ओके,
तो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो हिस्ट्री में आप ये पढ़ते हो कि जो प्री वैदिक एज था और पोस्ट वैदिक एज था, दोनों के स्ट्रेटिफिकेशन में काफ़ी गैप है, ठीक है। तो जो प्री वैदिक एज है वहाँ पर जो स्ट्रेटिफिकेशन है समाज का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। क्लियर है? तो वहाँ पर क्या है कि ब्राह्मण कैन बिकेम क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय कैन बिकेम शूद्र, ओके। यानी वहाँ पे क्या था कि सोशल मोबिलिटी अलाउड था, कि आप जो कर्म करते हैं, जो कार्य करते हैं, उस कार्य के आधार पर जो है, ठीक है, आपकी जाति निर्धारित होती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटिफिकेशन है इसका बेसिस क्या है? रैशनल है। क्लियर है? लेकिन पोस्ट वैदिक एज के अंदर क्या होता है कि ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है इसका आधार बाई हेरिडिटी हो जाता है, मतलब कि जन्मजात हो जाता है, कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बच्चा क्या होगा? वैश्य होगा, ठीक है, और शूद्र का जो बच्चा होगा वो क्या होगा? शूद्र होगा। क्लियर है? तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन ये कहीं ना कहीं क्या है? इरेशनल है। क्लियर है? तो यानी कि जो प्री वैदिक एज था दैट वाज मोर रैशनल देन पोस्ट वैदिक एज। इवन जो महिलाओं की स्थिति क्या स्थिति क्या दैट वाज फार फार बेटर इन प्री वैदिक एज देन पोस्ट वैदिक एज। जैसे प्री वैदिक एज में क्या था? प्यूबर्टी के पहले मैरिज नहीं होता था, ठीक है, सॉरी प्यूबर्टी के बाद मैरिज होता था। यहाँ पे क्या था? पोस्ट वैदिक एज में प्री प्यूबर्टी मैरिज होना स्टार्ट हो गया, महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, ठीक है। क्लियर है? और महिला मतलब फीमेल बिकेम सबऑर्डिनेट ऑफ मैन, ठीक है। बट प्री वैदिक ए में क्या था कि मैन एंड मेल एंड फीमेल बोथ वेयर एट पार, मतलब दोनों इक्वल लेवल पे था, ठीक है। तो आप यदि जेंडर के नाम पर पोस्ट वैदिक एज में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, दैट इज नॉट रैशनल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ सोसाइटी। क्लियर है? बट जब आप क्या करते हो? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हो, यानी कि महिला और फीमेल दोनों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में उनका जो स्टेटस है वो अलग अलग होना चाहिए। क्लियर है? तो यदि आप इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन करते हो कि समाज में दोनों का जो पोजीशन है वो डिसाइड होगा उनके कार्य के आधार पर, उनके अचीवमेंट के आधार पर, दैट इज कॉल्ड रैशनल स्ट्रेटिफिकेशन। क्लियर है? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। So this study of politico-administrative phenomena led to development of Weberian bureaucratic model, ठीक है। तो इसी के क्रम में जो है वेबेरियन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल का डेवलपमेंट होता है, या ये थ्योरी इवॉल्व होती है, ये थ्योरी इमर्ज आउट होती है, ठीक है। तो व्हाट इज रैशनलाइजेशन अकॉर्डिंग टू वेबर, मतलब वेबर के अकॉर्डिंग रैशनलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये बताते हैं कि रैशनलाइजेशन का दो पर्सपेक्टिव होता है, मतलब दो आधार होता है, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव है और एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव है। क्लियर है? तो what is positive perspective? Positive perspective involve those elements which are consistent, logical and involves means and correlation. इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल पर्सपेक्टिव पॉजिटिव तभी माना जाएगा जब ऐसा एलिमेंट उस, मतलब रैशनल पर्सपेक्टिव का मतलब होगा कि ऐसा एलिमेंट होगा उसके अंदर, ठीक है, जो कंसिस्टेंट होगा, मतलब कि एक लॉजिक होगा, फ्लो होगा उसका। क्लियर है? कि एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, ऐसा नहीं कि एक के बाद आठ आता है, आठ के बाद 10 आता है, ओके। तो दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी होगा उसके अंदर, लॉजिकल होगा यानी इंटरलिंक होगा लॉजिकली, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा? मीन्स इंड कोरिलेट होगा। आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे पोस्ट वैदिक एज और प्री वैदिक एज का, तो प्री वैदिक एज के अंदर क्या था कि कंसिस्टेंट पैटर्न था ना, कि जो लर्न करेगा वो सोसाइटी के अंदर क्या करेगा? पोजिशन को अचीव करेगा। क्लियर है? तो ये हुआ कंसिस्टेंट, कि लर्निंग एक प्रोसेस है और ये लॉजिकल भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि मीन्स इंड कोरिलेट, यानी मीन्स का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, और एंड का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। तो यह मीन्स क्या है? मीन्स ये है कि इफ़ यू विल लर्न, यानी कि आपका काम यदि टीचिंग है तो यू आर ब्राह्मण है, बिकॉज ओके। तो वट एवर क्या कहते हैं, मतलब वट एवर क्रीड और कास्ट इन विच यू हैव टेकन बॉर्न, यू आर बॉर्न, क्लियर है, ठीक है। आपका जो है अल्टीमेटली कास्ट ये डिसाइड इसके ऊपर होगा कि आपने लाइफ में क्या अचीव किया है। क्लियर है? यदि आप बलिष्ठ हैं, ठीक है, आपने क्या किया, यदि आपके अंदर सोल्जर वाली प्रॉपर्टी है तो आपको क्षत्रिय माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि मीन्स और इंड कोरिलेट है। क्लियर है? लेकिन पोस्ट वैदिक एज के अंदर क्या होता है कि यदि आप मान लीजिए, सपोज करो कि आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, और आपका जो बच्चा है वो क्या कहते हैं उसके अंदर प्रॉपर्टी क्षत्रिय का है, तो वो क्षत्रिय नहीं कहलाएगा, ओके, बल्कि वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्योंकि उसके उसके जो पिताजी है या माताजी है वो कौन है? ब्राह्मण है, ठीक है। तो क्या ये लॉजिकल है? इट इज़ नॉट लॉजिकल। क्या यहाँ पर मीन्स और इन कोरिलेट है? कोरिलेट नहीं है, ठीक है। और क्या ये कंसिस्टेंट है? इट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो लॉजिकल तो यानी कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के अंदर जो रैशनलाइजेशन होगा का जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है, इसमें जो एलिमेंट इन्वॉल्व होगा दे वेर कंसिस्टेंट, दे वेर लॉजिकल एंड मीन्स एंड इंड आर कोरिलेटेड। क्लियर है? यहाँ जस्ट उल्टा होगा कि एलिमेंट विच है मैजिकल एलिमेंट। क्लियर है?
does not have means or end correlation and they have unrealistic, they are unrealistic and illogical. क्लियर है? जैसे जनरली क्या होता है कि इरेशनल का मतलब क्या हुआ? इरेशनल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एलिमेंट विच है मैजिकल एलिमेंट, ओके। तो जनरली आप ऐसा प्रेज्यूम करते हैं ना कि जो लीडर का सन होता है वो लीडर ही होता है क्योंकि उसके अंदर लीडर का जिन होता है, ओके। ऐसा जनरली मतलब क्या, जनरली ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो रैशनैलिटी है वो उतना डेवलप नहीं है जितना वेस्ट वाले रैशनल है, ये तो फैक्ट है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं मानते? तो हमारी सोसाइटी में ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाता है, ओके, कि दोज हु वेर सन ऑफ लीडर उसके अंदर लीडर इक्वालिटी होगी, बट ऐसा कोई आवश्यक तो नहीं है। एनी वन कैन बिकम लीडर बाई लर्निंग द प्रोसेस, बाई लर्निंग द मतलब क्या कहते हैं, निटी एंड ग्रिटी ऑफ लीडरशिप। क्लियर है? तो यदि आपने निटी ग्रिटी लीडरशिप को लर्न कर लिया तो उसका मतलब आपका लीडर बनना क्या है, काफ़ी आसान है, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, लीडरशिप को इम्पोज कर दिया जाता है। समझ में आ रहा है? ओके। तो ये जो तरीका है, ये तरीका क्या है? ये तरीका मैजिकल है ना। आप क्या करते हो, आप बिलीव करते हो चमत्कार है, बिलीव करते हो ऐसा चमत्कार हो जाएगा। आप सभी ने पीके मूवी देखी होगी, ओके। तो वहाँ पे क्या है कि एग्जाम में फेल होगे, ओके, यदि आपने पढ़ाई नहीं की, यानी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है। क्लियर है? तो चूंकि आपका प्रोसेस जो है वो इनकंसिस्टेंट है, आपका प्रोसेस क्या है, इलॉजिकल है, और आपका जो प्रोसेस है, आपने साल भर मस्ती की है तो मीन्स क्या है, मस्ती है, तो एंड क्या हुआ, फेल हो गए। क्लियर है? बट जनरली हम लोग ऐसा प्रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि यदि हम किसी मतलब गॉड के नाम पे गॉड को कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे तो इस केस में हम एग्जाम में टॉप कर सकते हैं, भले मेहनत करें या ना करें, ठीक है। वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग सरस्वती पूजा। तो ड्यूरिंग सरस्वती पूजा हम लोग क्या करते हैं, साल भर पढ़ाई करते नहीं हैं, ओके। और सरस्वती माता के सामने हम लोग क्या करते हैं, जो भी ढेर सारा आपका आईएएस एग्जाम का बुक्स है उसको जाकर रख देते हैं। तो क्या इससे हम एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे? नहीं करेंगे ना, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, कंसिस्टेंट नहीं है, हमने लगातार पढ़ाई नहीं की है, कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। थर्ड क्या है, मीन्स इनक्लूड। मीन्स क्या है, मीन्स से साल भर मस्ती की है तो एंड क्या होगा, फेल होंगे। तो ये तो नहीं है कि हमारा मीन्स गलत है और हम हम चाहते हैं कि मतलब सरस्वती माता के सामने किताब को रख दे और हम टॉप कर जाए, ऐसा तो नहीं होगा। माता भी शर्मा जाएंगी कि मेरा बेटा कितना नालायक है। क्लियर है? तो नेगेटिव पर्सपेक्टिव का मतलब ये होता है कि इट इन्वॉल्व दोज एलिमेंट विच हैव मैजिकल एलिमेंट, चमत्कार, डज नॉट हैव मीन्स इन कोरिलेशन, ओके, एंड दे आर अनरियलिस्टिक एंड इलॉजिकल, ठीक है। थ्योरी ऑफ डोमिनेशन अकॉर्डिंग टू वेबर। वेबर कहते हैं कि डोमिनेशन का मतलब क्या होता है? डोमिनेशन का मतलब होता है अथॉरिटेरियन पावर ऑफ कमांड। क्लियर है? व्हाट इज अथॉरिटेरियन पावर? अथॉरिटेरियन पावर का मतलब होता है कि ऐसा पावर जो क्वेश्चनेबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटेरियन पावर, तानाशाही जिसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे पहले क्या होता था, अब समझिए इस चीज को, ठीक है, तानाशाही क्या होता है। वी ऑल हैव स्टडीड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि पहले जो है जब ट्रेडिशनल स्टेट का निर्माण हुआ, ट्रेडिशनल स्टेट का निर्माण हुआ, क्लियर है, जैसे कि महाजन पद आपने पढ़ा होगा, ठीक है, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, ये आपने पढ़ा होगा, किंगडम। क्लियर है? तो किंगडम में क्या है कि किंग हैव ऑल द पावर्स, यानी ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ किंग। क्लियर है? सो नो वन कैन क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ किंग। क्या आप किंग को क्वेश्चन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इवन जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो हेड होगा, राजन होगा, राजन कैन नॉट बी क्वेश्चन फॉर एनी काइंड ऑफ डिसीजन टेकन, मतलब टेकन फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल और इवन नॉन वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्लियर है? तो वट एवर डिसीजन ही इज टेकिंग, ओके, दैट इज देन अनक्वेश्चनेबल, ओके, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटेरियन। इसको क्या बोलते हैं? अथॉरिटेरियन। क्लियर है? अब क्या हुआ, जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद कॉस्मोपॉलिटन कल्चर आया। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कोई यूनिक कल्चर नहीं है, ठीक है, बल्कि सारे कल्चर को मिलाकर एक रैशनल कल्चर है। क्लियर है? तो ये जो कल्चर था, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी समय बहुत सारा रिवॉल्यूशन, फ्रेंच का रिवॉल्यूशन वगैरह हो रहा था, तो इसी दौरान क्या हुआ, लिबर्टी का आइडिया आया, आइडिया फ्रेटर्निटी का आया, ठीक है,
तो लिबर्टी मतलब क्या होती है, आज़ादी होती है। तो इसी समय एक और आइडिया आया, उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। क्या बोलते हैं इसको हम? सेपरेशन ऑफ पावर। एंड दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय मॉन्टेस्क्यू। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर। तो आप जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या होता है, व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट के अंदर तीन बॉडी होती है। तो गवर्नमेंट के अंदर पहली जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव वो बॉडी है जो क्या करती है, जो कानून को बनाती है। जैसे पार्लियामेंट हमारे यहाँ क्या करता है, कानून बनाता है सेंट्रल लेवल पे, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, ये कानून बनाता है प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है। सेकंड क्या है, एग्जीक्यूटिव। ये क्या करता है, कानून को इम्प्लीमेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल पीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, और सीएम प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थर्ड क्या है, थर्ड है जुडिशरी। तो जुडिशरी क्या करता है, जुडिशरी इन दोनों को रेगुलेट करता है। और इन तीनों को रेगुलेट कौन करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है। तो एनी अथॉरिटी हैव एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। डज एनी अथॉरिटी हैव एब्सोल्यूट पावर? क्या किसी के पास एब्सोल्यूट पावर है? नहीं है, ठीक है। तो यानी प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है कि इफ गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, ठीक है, दे मस्ट बी आंसरेबल टू लेजिस्लेटिव। इफ बोथ आर डूइंग रॉन्ग, ओके, कोर्ट कैन इंटरप्रेट देयर रॉन्ग। क्लियर है? तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट अप्लाई करेगा प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। क्लियर है? जिसको बोलते हैं आर्टिकल नंबर 13, आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस है। तो ये जो रेजिम है अथॉरिटेरियन नहीं है, बट इस रेजिम में क्या है, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एक हाथ में होता है उसको बोलते हैं अथॉरिटेरियन। जब पावर का डिफिजन होगा दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सेटअप। क्या बोलते हैं उसको? डेमोक्रेटिक सेटअप बोलते हैं, या डेमोक्रेसी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखिए थ्योरी ऑफ डोमिनेशन अकॉर्डिंग टू वेबर। तो वेबर कहते हैं कि डोमिनेशन का मतलब होता है अथॉरिटेटिव पावर ऑफ कमांड। मतलब कि आपका जो पावर है एब्सोल्यूट है, कमांड करने का पावर। तो योर पावर कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनी अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड डोमिनेशन। दैट इज कॉल्ड डोमिनेशन। और अथॉरिटी क्या होता है, तो अथॉरिटी होता है लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज ऑफ पावर। यानी कि आपको बाय लॉ ये पावर दिया गया, अथोराइज किया गया है, ठीक है, कि आप पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे आपने क्या किया, जनता ने पार्लियामेंट को अथोराइज किया, ठीक है, कि आप हमारे लिए लॉ बनाइए, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होता है कि अपने एमएलए और एमपी को हम चुनते हैं ताकि वो हमारे लिए क्या करे, हमारे लिए लॉ को बनाए। तो हमने क्या किया, उनको ऑथोराइज किया, ठीक है। तो ऑथोराइज का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, लेजिटिमेट एक्सरसाइज ऑफ पावर, दैट इज कॉल्ड अथॉरिटी। तो अथॉरिटी तीन तरह का होता है। तो पहले पुराने जमाने में जो अथॉरिटी था उसको ट्रेडिशनल बोलते थे। ट्रेडिशनल अथॉरिटी तीन तरह का होता था। पहला था पेट्रियार्कल, सेकंड है पेट्रीलिनियल, और थर्ड है पेट्रीमोनियल, ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड है करिज्मेटिक अथॉरिटी, और थर्ड है लीगल रैशनल अथॉरिटी। अथॉरिटी तीन तरह का होगा, ट्रेडिशनल, करिज्मेटिक और लीगल रैशनल। जो ट्रेडिशनल इसको फर्दर हम थ्री पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, पेट्रियार्कल, सेकंड है पेट्रीलिनियल, और थर्ड है पेट्रीमोनियल। क्लियर है? नाउ आइडियल टाइप अथॉरिटी, इन तीनों में आइडियल कौन सा होगा, ठीक है। तीन अथॉरिटी है, तो पहला क्या है, पहला ट्रेडिशनल है, सेकंड क्या है कैरिज्मेटिक, और थर्ड है लीगल रैशनल, ओके। तो इसमें आइडियल कौन होगा? तो वेवर यूज्ड अ मेथड कॉल्ड आइडियल टाइप इन हिज स्टडी एंड रिसर्च। तो आइडियल टाइप इज मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट। वैसे ये मानना कि ये पर्टिकुलर सिस्टम आइडियल है, ये कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं ये जो है मतलब अपने दिमाग को क्या करना है, मतलब मेंटल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है। जो कि आइडियल क्या होगा ये तो फ्यूचर डिसाइड करेगा। थ्योरी क्या होता है, इवॉल्विंग होता है। क्लियर है? तो किसी भी थ्योरी को आप यूटोपियन आइडियल नहीं मान सकते, ठीक है। थ्योरी क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग इवॉल्व होता है। समझ में आ रहा है? जैसे पहले क्या था, पहले लव मैरिज करना क्या था, सामाजिक रूप से अभिशाप था ना, गलत बात था, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो पहले आइडियल मैरिज क्या था, जो माता पिता की इच्छा शादी होती उसको आइडियल माना जाता था। तो आजकल भी माता पिता की इच्छा का सम्मान किया जाता है, लेकिन अब बच्चों की इच्छा का भी सम्मान किया जाता है। तो समाज क्या हुआ, समाज थोड़ा सा मॉडर्न हो गया। क्लियर है? इसको बोलते हैं आइडियलिज्म, दैट इज कॉल्ड आइडियलिज्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आइडियलिज्म एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। आइडियलिज्म जो है, ठीक है, इसको आप मतलब ये नहीं कह सकते ये फुल स्टॉप हो गया, इसके बियॉन्ड इवोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। सो इट इज वन साइडेड एग्जेगरेशन, मतलब बढ़ा चढ़ा के वास्तविकता को दिखाना। इट इज रूटेड इन रियलिटी बट नॉट फाउंड इन रियलिटी, ठीक है। तो ऐसा वास्तव में होता नहीं। इट इज साउंडेड फ्रॉम रियलिटी बट इट इज नॉट फाउंडेड, मतलब वास्तव में आइडियलिज्म कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है। इट इज यूटोपियन एंड आइडियलिस्टिक।
ओके, अथॉरिटी क्या होता है वेबर के अकॉर्डिंग। तो अथॉरिटी का मतलब अभी हम लोग पढ़े हैं कि लेजिटिमेट राइट टू एक्सरसाइज पावर। तो लेजिटिमेसी फ्लोज फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेज, जैसे कि लॉ, ट्रेडिशन, कस्टम, कल्चर, इटीसी। ओके, जैसे हमारा जो संविधान है, संविधान वो क्या करता है, हमारा संविधान जो है या हमारे यहाँ आरपीए एक्ट है, ठीक है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, वो क्या करता है, वो हमारे एमपी एमएलए को पावर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यानी हमारे यहाँ क्या है, लॉ, ठीक है, लॉ से पावर आपको मिलता है। ट्रेडिशन, जैसे क्या होता है, कस्टम, जैसे कि जैसे जो ये हमारे यहाँ जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप, हाँ, बाई ट्रेडिशन जनरली हम क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पूजा पाठ करवाते हैं, जो नमाज वगैरह पढ़ते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, बाई ट्रेडिशन उनको हम मतलब उनको पावर एक्सरसाइज कर, मतलब उनको पावर को एक्सरसाइज करने का अथॉरिटी है, ठीक है। कस्टम, ओके, तो कुछ कस्टमरी पावर भी होता है, कस्टम होता है। फॉर एग्जांपल इस्लामिक जो लॉ होता है वहाँ पर मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है, वो काजी के द्वारा किया जाता है, कस्टमरी है, ओके। इसके अलावा कल्चर, कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी होते हैं, जैसे मंदिर वगैरह में क्या होता है, कल्चर, कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस वगैरह होते हैं, तो उस पर्टिकुलर चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ही हो सकता है, ये कल्चर आपका हो गया, ठीक है। तो यानी कि लॉ का जो आधार होता है, पावर को, अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने का जो आधार है, वो लॉ हो सकता है, ट्रेडिशन हो सकता है, कस्टम हो सकता है, कल्चर हो सकता है। तो वेबर ने हर तरह के स्टडी को हर तरह के अथॉरिटी को स्टडी किया था जो उस समय तक एग्जिस्ट कर रहा था। सो वेबर केम आउट विद 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी, जो हम लोग पढ़े हैं। तो हमने इसलिए कोड बनाया है कि टीसी लार, टीसी जो है उसके मुंह से लार निकल रहा है, ठीक है भाई, टीसी के मुंह से क्या निकल रहा है, लार। तो टी फॉर ट्रेडिशनल, सी फॉर कैरिज्मेटिक, और लार, लार मतलब लीगल रैशनल अथॉरिटी, ऐसा भी इसको याद कर सकते हैं। तो टीसी के मुंह से क्या हो रहा है, लार निकल रहा है, ठीक है। तो अब दोबारा एक बार देख लीजिए, अथॉरिटी क्या होता है, अथॉरिटी जो है, ठीक है, वो आपको लेजिटिमेट पावर, ठीक है, लेजिटिमेट राइट टू एक्सरसाइज पावर, ये अथॉरिटी है। और अथॉरिटी का सोर्स क्या होता है, तो अथॉरिटी का सोर्स लॉ हो सकता है, कस्टम हो सकता है, कल्चर हो सकता है, ट्रेडिशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब 3 तरह की अथॉरिटी होती है, तो हमने कोड बनाया, टीसी के मुंह से लार आ रहा है, ठीक है। तो टी फॉर ट्रेडिशनल अथॉरिटी, सी फॉर कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, और लार मतलब लीगल रैशनल अथॉरिटी। क्लियर है। अब जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है उसमें क्या है कि एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सेप्टेड बाय वर्च्यू ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम, कन्वेंशन और हैबिट। नहीं समझे बात को। जैसे जनरली क्या होता है कि जो ट्राइबल समाज होता है, ट्राइबल समाज, वहाँ पे क्या होता है कि जो ट्राइबल हेड होते हैं, ओके, उनको लोग बाई कस्टम ऐसा मानते हैं कि ये मतलब इनके द्वारा जो भी लॉ बनाया गया है वो लॉ सभी के लिए क्या होगा, मान्य होगा। क्लियर है। तो ये क्या है, ये बाई कस्टम है ना, ठीक है, बाई कस्टम या बाई कन्वेंशन है या बाई हैबिट है। सो एक्सरसाइज ऑफ पावर एक्सेप्टेड बाई वर्च्यू ऑफ ट्रेडिशन, ओके, मतलब पहले से चलता आ रहा है तो इसलिए हमने उसको मान लिया, बाई कस्टम, बाई कन्वेंशन और बाई हैबिट, ओके। तो इसका एग्जांपल है पेट्रियार्कल अथॉरिटी। इसमें 3 तरह का अथॉरिटी होता है, पेट्रियार्कल, पेट्रिलिनियल और क्या पढ़ा था हमने, वेट, वेट, यस, पेट्रियार्कल, पेट्रिलिनियल और पेट्रीमोनियल। तो जो पेट्रियार्कल है वहाँ पे क्या होता है, जो एल्डेस्ट मेंबर होता है कम्युनिटी का, वो हेड होता है। तो कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में सबसे जो बुजुर्ग आदमी होगा, क्लियर है, वो क्या होगा, वो उस समाज, उस कम्युनिटी का हेड होगा। क्लियर है। तो उसके द्वारा जो भी नियम बनाया जाएगा वो क्या होगा, उस कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए बाइंडिंग होगा। दैट इज कॉल्ड पेट्रियार्कल अथॉरिटी, ओके। पेट्रीलिनियल, इसमें क्या होगा, एल्डेस्ट मेंबर इन द लीनियज, मतलब उस पर्टिकुलर लीनियज के अंदर जो एल्डेस्ट मेंबर होगा, ओके, बाई ट्रेडिशन क्या होगा, बाई ट्रेडिशन वो पावर को एक्सरसाइज करने के लिए ऑथोराइज होगा। इसको बोलते हैं पेट्रीलिनियल। और अगला क्या है, पेट्रीमोनियल। तो अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन अदर देन पेट्रियार्कल और पेट्रीलिनियल, मतलब इन दोनों को छोड़कर, ठीक है, अदर जो मीन्स होगा पावर को एक्सरसाइज करने का, उसको बोलते हैं पेट्रीमोनियल। कैरिज्मेटिक, कैरिज्मेटिक में क्या होता है कि पर्सन का पर्सनैलिटी जो है, ठीक है, वो इस तरह का है कि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके पीछे कोई रैशनल बेसिस नहीं है, ठीक है, कोई लॉजिकल आधार नहीं है, और ना ही बाय लॉ उनको कोई अधिकार दिया गया। फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वॉज वेरी हाईली कैरिज्मेटिक लीडर। तो आपको पता होगा चंपारण की घटना के बारे में, कि जब चंपारण की घटना में क्या होता है कि जब महात्मा गांधी जी आते हैं चंपारण में, ठीक है, ऑन रिक्वेस्ट ऑफ श्री शुक्ला जी, ठीक है, तो जब शुक्ला जी का रिक्वेस्ट करने पर चंपारण में आते हैं महात्मा गांधी जी, तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर यहाँ पे ये होता है कि आप यहाँ से वापस चले जाइए, क्योंकि आपके यहाँ आने से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। क्लियर है। बट गांधी जी क्या बोलते हैं कि अरेस्ट मी। क्लियर है। तो गांधी जी का करिश्मा इतना ज़्यादा हाई है, इनकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा चार्मिंग है
कि गांधी जी को देखने के लिए क्या होता है कि चंपारण स्टेशन है उसमें भीड़ इतना ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाता है कि इट वाज मतलब मजिस्ट्रेट वाज अनेबल टू कंट्रोल दैट क्राउड। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैरिज्मेटिक लीडर। क्या बोलते हैं इनको? नरेंद्र मोदी जी ही इज ए वेरी कैरिज्मेटिक लीडर। क्लियर है? उनका करिश्मा इतना शार्प है कि लोग क्या होता है, लोग उनको सुनने के लिए भाव विभोर हो जाते हैं। तो करिज्मेटिक लीडर। ओके, मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो पीपल फॉलो द लीडर बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सेप्शनल एंड यूनिक क्वालिटी ऑफ द लीडर। ओके, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी ही वॉज ए कैरिज्मेटिक लीडर, नेल्सन मंडेला ही वॉज ए कैरिज्मेटिक लीडर, even I like Barack Obama, he is a charismatic leader, but I don't like Trump, but he is charismatic. Okay, he is popular among masses. Donald Trump. Okay, चलिए। लीगल रैशनल अथॉरिटी, ये थर्ड टाइप का अथॉरिटी होता है। यहाँ पर क्या होता है कि पीपल ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन बिकॉज दे आर लीगल और लॉ। ठीक है, तो ये इंटायरली डिफरेंट होता है। पीपल रूल को इसलिए फॉलो करता है, आप हेलमेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ लॉ है कि हेलमेट आपको लगाना है, अदरवाइज ये ट्रैफिक रूल का वायलेशन होगा। तो यदि ट्रैफिक रूल का वायलेशन हेलमेट लगाना नहीं होगा तो आप हेलमेट लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो चूंकि हमारे यहाँ लॉ है कि हेलमेट आपको लगाना है, इसलिए हेलमेट आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट यदि ये लॉ नहीं होता तो हेलमेट आप नहीं लगाते। क्लियर है? तो द पीपल ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन बिकॉज दे आर लीगल और लॉ, एंड रूल्स आर रैशनल इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस एंड पर्पस। ठीक है, अब हेलमेट लगाने के पीछे लॉजिक है। क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि यदि मान लीजिए आपका एक्सीडेंट होता है तो योर हेड इज वेरी सेंसिटिव पार्ट, ये लॉजिक है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है कि हेड को बचा कर रखना है, क्योंकि यदि वहाँ पर चोट लग गया तो उसे मतलब डैमेज क्या होगा, उसका जो डैमेज है दैट इज इरिपेयरेबल, उसको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। ठीक है, इसके पीछे लॉजिक है। ओके, बट कोई पर्टिकुलर धर्म गुरु जो पॉपुलर हो जाता है उसके पीछे कोई लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। बाबा चमत्कार दिखाते हैं, ठीक है, आप उसको मतलब क्या कहते हैं, आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, तो इसके बिहाइंड में कोई भी लॉजिक नहीं होता है। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पर क्या प्रॉपर लॉजिक है। ठीक है, तो यदि आप इस तीनों को जब कंपैरिजन करेंगे तो इन तीनों में जो पहला जो अथॉरिटी था ट्रेडिशनल और सेकंड था कैरिज्मेटिक, दे आर इलॉजिकल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, बट लीगल रैशनल में क्या है? लॉजिक है। लॉ तभी बनाया जाएगा जब हमें लॉ की आवश्यकता होगी। क्लियर है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली में कुछ दिन पहले लॉ लाया गया कि अब वहाँ पर जो है पेट्रोल की गाड़ी, पेट्रोल वाली गाड़ी या जो मतलब टू व्हीलर होगा उसको शायद स्क्रैप कर दिया जाएगा। लॉजिक है। लॉजिक ये है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ये लॉजिक है। ठीक है, तो गवर्नमेंट आज करे या कल करे, गवर्नमेंट को करना ही करना है, तो लॉजिक है इसके पीछे। समझ में आ रहा है? ठीक है, बट कोई लीडर कैरिज्मेटिक है या लीडर क्या कहते हैं ट्रेडिशनल है, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इट इज डिराइव फ्रॉम कस्टम वगैरह वगैरह। क्लियर है? तो ये तीन तरह का अथॉरिटी होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वेबर ने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का स्टडी किया जो उसमें एग्जिस्ट कर रहा था। ओके, तो ये भी तीन तरह का होता है, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कैरिज्मेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और लीगल रैशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सेम होता है ये। तो पहला क्या है? पहला ट्रेडिशनल है। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी जनरली दो तरह का होता है, एक होता है पेट्रीमोनियल और एक होता है फ्यूडल। ठीक है, तो अबव टू सिस्टम्स आर वेरी, दोनों सिस्टम लगभग सिमिलर ही है। फ्यूडल में क्या होता है, जैसे पुराने मुगल के टाइम में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि मुगल के टाइम में क्या है कि मुगल एक किंग है, उस किंग का जो मतलब भाई भतीजा या जो भी ब्लड रिलेशन का आदमी होगा उसको बना दिया गवर्नर। क्लियर है? जैसे देखिए यहाँ पर समझिए, फ्यूडल लॉर्ड जो है वो क्या होता था, ये मान लीजिए मुगल की टेरिटोरी है, सॉरी ये मुगल की टेरिटोरी है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा छोटा छोटा टेरिटोरी है, तो अब ये जो टेरिटोरी है इसको रूल किया जाएगा। ठीक है, किंग का जो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगा या किंग का बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होगा या किंग के ब्लड रिलेशन में आता होगा। क्लियर है? तो एक तरह से क्या हो, ये भाई भतीजावाद हो गया ना, नहीं हुआ भाई भतीजावाद? तो एक तरह से ये ट्रेडिशनल सोसाइटी का ही मतलब जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था पहले अथॉरिटी का, लगभग उससे ये मिलता जुलता है, लगभग ये इससे मिलता जुलता है। तो पेट्रीमोनियल और जो फ्यूडल होता है दोनों सिमिलर है, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन साइंटिफिक अप्रोच, यहाँ पे कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। क्लियर है? सो दे सिंपली फॉलो ट्रेडिशन विथ नो स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पर क्या है, ये सिंपली ट्रेडिशन ऐसा बना हुआ है इसलिए आप उसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है और ना ही ये साइंटिफिक है, इट इज अनसाइंटिफिक। ओके, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये भी दो तरह का, तीन तरह का होता है, ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक और लीगल रैशनल। ट्रेडिशनल में दो चीज़ें हो गई, पेट्रीमोनियल और फ्यूडल। कैरिज्मेटिक में नो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सिंपली ये पेट्रीमोनियल होता है। ओके, और लीगल रैशनल जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। ओके, पैट्रिमोनियल के बारे में थोड़ा हम जानते हैं, तो ये हाईली सेंट्रलाइज होता है। ओके,
इसके अलावा क्या होता है इसमें, लॉयल्टी इज बार्टर्ड विद पावर, यानी जितना आप लॉयल रहेंगे, जितना आप चमचा रहेंगे, उतना उतना ज़्यादा पावर आपको शेयर किया जाएगा। ओके, सुप्रीम अथॉरिटी इज बेस्ड टोड विथ ऑल द पावर। ओके, तो यानी कि जो सुप्रीम अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी, उसके पास सारा पावर, जैसे धर्म गुरुओं में होता है ऐसा, आपने देखा होगा कि धर्म गुरु में क्या होता है कि एक गुरु होता है, उस गुरु के पास सारा पावर रहता है, क्लियर है, और गुरु के बहुत सारे चेले रहते हैं। तो जो चेला जितना ज़्यादा विश्वसनीय होगा उसके पास उतना ज़्यादा पावर रहेगा। तो पावर को शेयर करने का यहाँ पर कोई भी रैशनल या लॉजिकल आधार नहीं है। आधार क्या है, आधार है कितना ज़्यादा आप विश्वसनीय है, क्लियर है। सो सुप्रीम अथॉरिटी इज बेस्टोड विथ ऑल द पावर, मतलब उसके पास मेन पावर रहेगा, और लॉयलिटी इज बार्टर विद पावर, मतलब जितना आप लॉयल रहेंगे उतना पावर आपको शेयर किया जाएगा। सो अथॉरिटी लाइज विथ क्लोज फ्रेंड, ठीक है, जो काफ़ी क्लोज है, किथ और किन और लॉयल। फेडरल सिस्टम में क्या होता है, इट इज फाउंड मोस्टली इन कंटिनेंटल यूरोप, मतलब जो यूरोप था उसमें पाया जाता था। और इवन जब आपने मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ा होगा तो मेडिएवल हिस्ट्री में, ठीक है, जो मुगल सिस्टम था इट वाज आल्सो फ्यूडल सिस्टम। तो इट इज वेरी मच सिमिलर विद पेट्रीमोनियल सिस्टम एंड कॉम्पेरेटिवली मोर ऑटोनोमस देन पेट्रीमोनियल सिस्टम, ठीक है। बट फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि ज़्यादा ऑटोनोमी इसके अंदर होती है, ठीक है। तो फ्यूडल लॉर्ड हैज कंट्रोल ओवर सब्जेक्ट बोथ इन सिविल एंड एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपने पढ़ा था जब मुगल के टाइम में आपने फ्यूडलिज्म पढ़ा होगा, तो आपने पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, तो इस रीजन का कोई पर्टिकुलर फ्यूड है, लोकल नेता है जो पावरफुल है, ठीक है, तो इसके पास सिविल अथॉरिटी भी होगा और इसके पास मिलिट्री अथॉरिटी भी होगा, दोनों पावर इसके पास होगा। तो ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन लगभग ये सेम ही रहता है, लगभग ये सेम ही होता है। ओके, जो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी होता है, ठीक है, दैट इज पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय लीडर थ्रू अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स और डिसिप्लिन, ठीक है, जैसे मैंने बताया, बाबा के बारे में बताया आपने आपको। तो देर इज नो डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यहाँ पे कोई डिफाइंड सिस्टम नहीं होता है, तो ये एक तरह का पेट्रीमोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही है। लेकिन जो लीगल रैशनल सिस्टम है इसको ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। तो प्योर टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो वेबर कहते हैं कि वास्तव में इन रियलिटी प्योर टाइप डज नॉट एग्जिस्ट, मिक्स टाइप एग्जिस्ट। ओके, जो कैरिज्मेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, ओके, तो अमंग ऑल द थ्री टाइप ऑफ सिस्टम, जो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है दैट इज बिलीव टू ब्रिंग चेंज इन फास्टेस्ट टाइम, ठीक है, इससे चेंज बहुत फास्ट आता है। तो जो तीन तरह का सिस्टम है, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सेकंड क्या था, कैरिज्मेटिक था, और थर्ड था लीगल रैशनल। तो सबसे फास्ट जो चेंज लाता है सिस्टम, वो कौन सा सिस्टम है, कैरिज्मेटिक सिस्टम। जैसे महात्मा गांधी जो थे, ठीक है, उनके आने के बाद जो मतलब स्वतंत्रता संग्राम का रिवॉल्यूशन कितना फास्टली चेंज हुआ, कितना फास्टली इवॉल्व हुआ है। ओके, सो कैरिज्मेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज मोस्ट प्रोविजनल एंड टेम्पोररी, बट ये टेम्पोररी भी होता है, ये भी दिक्कत है, ठीक है। तो व्हेन कैरिज्मेटिक अथॉरिटी बिकम्स इरेलेवेंट इन कंटेक्स्ट इट इज रिसोर्टेड टू ईदर ऑफ टू प्रोसेस, डिसमेंटल्ड और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ठीक है। तो क्या होगा कि जब यदि मान लीजिए कि जब इसका नीड खत्म हो जाएगा तो या तो इसको खत्म हो जाएगा ये, अदरवाइज क्या होगा कि इसके जो नियर डियर होंगे वो पावर को एंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे, ओके, और पावर को लंबे टाइम तक एंजॉय करेंगे। ओके, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो अपने इंटरेस्ट में पावर को एंजॉय करेंगे, तो इसलिए सही नहीं होता है। देखिए क्या होता है, तो जब इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा तो इस केस में क्या होता है कि अथॉरिटी ट्राई टू स्टेबलाइज इट सेल्फ बाई ब्रिंगिंग परमानेंसी। ओके, क्या करेगा, वोटिंग सिस्टम खत्म कर देगा और परमानेंटली पावर को एंजॉय करेगा। तो परमानेंसी कहीं ना कहीं क्या है, सही नहीं है। इट में बी एडेप्ट ट्रेडिशनल अथॉरिटी और लीगल रैशनल अथॉरिटी, तो या तो वो ट्रेडिशनल बन जाएगा या लीगल रैशनल बन जाएगा। इन रिसेंट टाइम मोस्ट ऑफ द कैरिज्मेटिक अथॉरिटी ट्रांसफॉर्म इनटू लीगल रैशनल अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका देख लीजिए, तो वहाँ पे नेल्सन मंडेला थे। ओके, तो नेल्सन मंडेला जो है, जब देश आज़ाद हुआ साउथ अफ्रीका, तो उन्होंने अडॉप्ट किया लीगल रैशनल अथॉरिटी, मतलब ब्यूरोक्रेसी, इसको अडॉप्ट किया, क्लियर है। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे वेबर का क्या आइडिया है ब्यूरोक्रेसी का। ओके, बाकी आपको जब ये नोट्स जो है इसको डाउनलोड करने के लिए आपको ये ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, सावित्री एडू हब, ये ऐप है हमारा, यहाँ लिखा हुआ है सावित्री एडू हब कमिटेड टू एक्सलेंस। ओके, तो इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। और आपको कहीं भी डाउट आता है, आपको लगता है कि हमारे समझाने के तरीका में कहीं प्रॉब्लम है, ओके, या आप यूपीएससी क्वेश्चन को देखिएगा, मेंस में जो क्वेश्चन आया हुआ है, तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, किसी क्वेश्चन को लेकर फर्दर आपका डाउट है, ओके, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में, मतलब जो नीचे कमेंट सेक्शन रहता है वीडियो के नीचे, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हमारा प्रयास ये होगा कि आपकी पूरी सहायता की जाए। हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है ये 3 जगहों पे है,
तो हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है दैट इज इन दरभंगा। दरभंगा में 2 जगहों पे है, एक सुंदरपुर बापू चौक, यहाँ पर हमारा मेन ब्रांच है। हमारा सेकंड ब्रांच है नाका नंबर 5 नाग मंदिर रोड के पास। और हमारा थर्ड ब्रांच है जमशेदपुर झारखंड में। क्लियर है? इसके अलावा हमारा जो एक्सपर्टीज है दैट इज इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, CSIR नेट फिजिक्स एग्जामिनेशन, BPSC JPSC एंड UPPCS IIT जैम फिजिक्स एंड UGC नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड PSIR मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेजुअली इसी तरह से वीडियो को हम लेकर आते रहेंगे। और आपको यदि फुल कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऐप के थ्रू कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या ऑफलाइन सेंटर पर आप ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस।